आइए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर फोकस करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी है। हम देखेंगे कि कैसे आर्थिक शक्ति, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और वेंचर कैपिटल पूरी दुनिया में अलग-अलग स्पेशलाइज्ड मॉडल्स में डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं। पिछले कुछ दशकों तक दुनिया की इकोनॉमी कुछ गिने चुने देशों के इशारों पर चलती थी, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल रहा है। नए और ताकतवर केंद्र उभर रहे हैं जो ग्लोबल इनोवेशन की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो आइए इस अजीम बदलाव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 अहम मुद्दों पर जल्दी से नजर डालेंगे। पहले द ग्लोबल ग्रोथ शिफ्ट, फिर देखेंगे इंडियाज फ्रूगल स्पेस सक्सेस, उसके बाद द चाइना प्लस इंडिया पिवट, फिर चलेंगे सिलिकॉन वैलीज इंड्योरिंग रेन पर, और आखिर में मॉडल्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन। ये एजेंडा मैक्रो डेटा और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का एक जबरदस्त मिक्स है, जिससे हमें ग्लोबल पावर के इस बदलते हुए बैलेंस को पूरी तरह समझने में मदद मिलेगी। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द ग्लोबल ग्रोथ शिफ्ट, IMF प्रोजेक्शंस फॉर 2026। दुनिया का आर्थिक पहिया आखिर किस तरफ घूम रहा है, इसको समझना सबसे जरूरी है। ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर अब वहां बिल्कुल नहीं रहा जहां वो पिछली सदी में हुआ करता था। द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। इलॉन मस्क का ये रिएक्शन IMF के डेटा पर बिल्कुल स्पॉट ऑन था। सोचिए जरा, जब दुनिया के सबसे बड़े टेक बिलियनर्स ऐसी बात कहने लगें, तो साफ है कि कैपिटल और इनोवेशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तेजी से एशिया और ग्लोबल साउथ की तरफ खिसक रहा है। पॉलिसी मेकर्स के बीच अब ये आम सहमति बन चुकी है कि पुराने दिन अब गए। अब इन IMF के आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। अनुमान है कि 2026 में अकेले चाइना और इंडिया दुनिया की ऑलमोस्ट आधी यानी लगभग 43.6% इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करेंगे। इसमें चाइना का हिस्सा 26.6% और इंडिया का 17% होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स वो करीब 9.9% के साथ तीसरे नंबर पर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अब इमर्जिंग मार्केट्स के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, इंडियाज फ्रूगल स्पेस सक्सेस। आखिर कम खर्च में ज्यादा आउटपुट कैसे मिलता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन से मिलता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर शायद पहली बार में यकीन ना हो। इसरो ने अपना मंगलयान मार्स की ऑर्बिट में सिर्फ $74 मिलियन में भेज दिया। यानी हॉलीवुड की एक स्पेस मूवी जैसे ग्रेविटी, जिसे बनाने में 100 मिलियन लग गए, उससे भी सस्ते में भारत सचमुच मार्स तक पहुंच गया। और नासा का मेविन मिशन, वो करीब $670 मिलियन का था, लगभग 10 गुना ज्यादा महंगा। ये होती है शेयर इकोनॉमिक एफिशिएंसी। लेकिन ये सब इतने कम बजट में कैसे होता है? भले ही देश का स्पेस बजट बढ़कर अब 125 बिलियन रुपीस के ऊपर हो गया है, पर यह पूरी जीडीपी का बस 0.04% ही है। अगर अमेरिका से तुलना करें तो वो अपने जीडीपी का 0.28% स्पेस पर लगाता है। इसके बावजूद इंडिया के नतीजे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सीधी टक्कर दे रहे हैं, और यकीन मानिए ये कम लागत कोई इत्तेफाक या फ्लूक बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इसरो की इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस का राज क्या है? ये दरअसल एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। सिस्टम्स को सिंपल बनाना, उन्हें मिनिएचराइज करना और एकदम स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रखना, ताकि महंगे कंपोनेंट्स बिल्कुल वेस्ट ना हो। इंपोर्ट की जगह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। साथ ही डेवलप देशों के मुकाबले यहाँ के साइंटिस्ट की सैलरी परचेजिंग पावर के हिसाब से करीब 1/5 होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि क्वालिटी और डेडिकेशन में यहाँ कोई समझौता नहीं होता। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, द चाइना प्लस इंडिया पिवट। एरोस्पेस में दिखने वाली ये डोमेस्टिक कैपेबिलिटी सीधे एक बहुत बड़े ग्लोबल शिफ्ट की तरफ इशारा करती है, जहां पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स रीस्ट्रक्चर हो रही हैं। आपने चाइना प्लस मेनी स्ट्रैटेजी के बारे में आजकल जरूर सुना होगा। ट्रेड टेंशन्स की वजह से आजकल करीब 60% मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रिस्क कम करने के लिए इस अप्रोच को अपना रही हैं। वो अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना के बाहर डाइवर्सिफाई कर रही हैं, और उन्हें ऐसे देशों की तलाश है जो जियोपॉलिटिकली सेफ और अलाइंड हो। इस पूरे शिफ्ट में इंडिया एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन रहा है। इन दोनों देशों के मॉडल्स को थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखिए, चाइना ने अपनी सुप्रेमेसी मैसिव इकोसिस्टम एफिशिएंसी पर बनाई थी, और आज भी उनका ग्लोबल आउटपुट 28 से 30% के आसपास है। लेकिन वहां की वर्कफोर्स अब लगभग 40 साल की मीडियन एज को छू रही है। दूसरी तरफ इंडिया के पास एक अनोखा एडवांटेज है। यहां मीडियन एज सिर्फ 28 साल है, और सोचिए, हर साल 5 मिलियन इंजीनियर्स यहां से निकल रहे हैं।
क्वाड अलायंस जैसी पार्टनरशिप्स भी इंडिया को एक बहुत रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर बनाती हैं। और एक बात साफ कर दूं, यह लक्ष्य सिर्फ सस्ती असेंबली तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इंडिया अग्रेसिवली मिड टू हाई वैल्यू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट कर रहा है। $24 बिलियन जैसी मैसिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के दम पर 2026 तक ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का 15% कैप्चर करने की तैयारी है। उसके अलावा जेनेरिक फार्मा से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस बनाना, ईवी बैटरी केसिंग्स में टॉप 5 ग्लोबल सप्लायर बनना और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में पार्टनरशिप करना, ये सब इस बात का सबूत है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सिलिकॉन वैलीज एंड्योरिंग रेन। एशिया की इन सारी तरक्की के बावजूद द कमांड सेंटर ऑफ रिस्क आज भी पश्चिम में ही खड़ा है। देखिए, चाहे कितना भी रिमोट वर्क का जमाना आ गया हो, अमेरिका और खासकर सिलिकॉन वैली अभी भी अर्ली स्टेज और हाई रिस्क इनोवेशन का अनडिस्प्यूटेड बादशाह है। वहाँ एक अलग ही डेंसिटी ऑफ जीनियस है, वेंचर कैपिटल का अनोखा कॉन्सेंट्रेशन, स्टैनफोर्ड जैसे प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और बेहतरीन दिमागों का एक ही छोटी सी जगह पर जमा होना, वो फेस टू फेस इंटरैक्शन और कॉफी शॉप से रेंडिपिटी ना ब्रेक थ्रू आइडियाज डेवलप करने के लिए आज भी एक मैजिक की तरह काम करती है। इसे पूरी दुनिया में कहीं और आसानी से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। और सिलिकॉन वैली की ऐसी डोमिनेंस का असली राज क्या है? वो सिर्फ उनका पैसा नहीं, बल्कि उनका यूनिक कल्चर है। वहाँ फेल होने को किसी धब्बे की तरह नहीं, बल्कि लर्निंग और सक्सेस की एक ज़रूरी शर्त माना जाता है। एक बार फेल हुए, कोई बात नहीं, टैलेंट तुरंत एक नए प्रोजेक्ट में रिसाइकिल हो जाता है। वहाँ एक पेड फॉरवर्ड वाली मेंटरशिप है और डीप टेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। यही वजह है कि ये जगह पूरी दुनिया के एआई रेफ्यूजीज के लिए एक मैग्नेट बनी हुई है। जो सबसे शानदार दिमाग हैं, वो अपने आइडियाज़ को आकार देने वहीं खींचे चले आते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मॉडल्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन, अ ट्राइपार्टाइट फ्यूचर। आइए अब इन सारे अलग अलग पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं कि फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। अगर हम आज के ग्लोबल इनोवेशन लैंडस्केप को देखें तो ये साफ है कि अब कोई एक डोमिनेंट ब्लूप्रिंट नहीं बचा है। इसकी जगह हम 3 अलग अलग पर मजबूत पिलर्स देख रहे हैं। पहला है चाइना का स्केल मॉडल, यानी मैसिव वॉल्यूम और इकोसिस्टम एफिशिएंसी जो स्टेट ड्रिवन है। दूसरा है इंडिया का फ्रूगल मॉडल, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, युवा आबादी पर निर्भर है और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स पर फोकस करता है। और तीसरा सिलिकॉन वैली का कैपिटल मॉडल, जहां रिस्क लेने की आज़ादी और डीप टेक पर फोकस है। ये तीनों मॉडल्स अपनी अपनी खासियतों के साथ दुनिया का फ्यूचर तय कर रहे हैं। इन सब को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, जो मैं चाहता हूं कि आप सब भी सोचें। जैसे जैसे ये तीनों मॉडल्स स्केल, फ्रूगैलिटी और कैपिटल और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्या आने वाला दशक इनके कोलैबोरेशन यानी आपसी सहयोग से चलेगा या फिर इनके कोलिजन यानी आपसी टकराव से? सोचिए ज़रूर इस बारे में, क्योंकि यही सवाल हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।